One is I'm a manufacturer. Okay. So the first invoice thing, what you have said, in that case, what will be the status for me if I am doing an exhibition or taking goods for consignment? I am ready for the entire sale to be the vatable sales, Right. but for me that's a specific question. That is one thing. And secondly, like when I'm a manufacturer, there are possibilities that I will be doing bullion sales as well as blue stone sales. Okay. So if I am giving the vatable sales and now the excise is only on the manufacturing of ornaments. Right. Now if I am giving the VAT records, there is a difference in the VAT record as well as the excise duty which I am going to pay. Absolutely. So this is giving a definite chance of the difference which is going to be seen by the excise department. I agree. And that gives a clear-cut case for them to inquire or do the whatever they want to do. No, sir, it's not that. Let me take the first question, sir. Yeah. As far as sale on consignment you are saying or approval or exhibition is concerned, मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि सर अभी तक ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है. Because when you remove the goods, आप आपके premises से जब माल निकालते हो approval basis के लिए consignment या hallmarking के लिए आपको invoice compulsory बनाना है और excise duty भरना है. The problem is in case of this consignment sale, it's not a final sale. आप जो भी माल देते हो उसका chances है the material can come back to you, it will be returned. As of now, आपके यहाँ पे ऐसा कोई provision नहीं है कि आप 1% duty अगर लगाते हो तो आपको उसका वापस माल आता है तो उसका क्रेडिट ले सकते हो. समथिंग सिमिलर टू वैट में ऐसा प्रोविजन नहीं है इसमें. अगर आप 12.5% लगाते हो तो आपको प्रोविजन है कि आप उसका क्रेडिट ले सकते हो रिफंड और फिर आप जिसको बेचोगे फिर से 12.5% पाएंगे. बट 1% के लिए अभी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है. आई थिंक फॉर दैट ऑलरेडी द रिप्रेजेंटेशन हैज गॉन टू द गवर्नमेंट दैट इज सम ऑफ द इश्यूज के जिसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए. एज फार एज द सेकंड क्वेश्चन इज कंसर्न कि इफ यू आर हैविंग अ बुलियन सेल जिसके ऊपर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं है, जो ट्रेडिंग होता है प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेल है, दैट इज डेफिनेटली व्हाट हैज बीन प्रोजेक्टेड इन द रिपोर्ट. का इफ यू गो फॉर द हमें वैट बेस के ऊपर अगर जाना है तो ये काफी डिफिकल्ट होगा. अल्टीमेटली तो हमें 2 रिकॉर्ड मेंटेन करने ही पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अलग और ट्रेडिंग के अलग, वरना हमें पूरे हमारे स्टॉक पे ड्यूटी भरना पड़ेगा या जो भी सेल करते हो उसके ऊपर ड्यूटी भरना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग आई थिंक द कमिटी विल कम आउट. एज ऑफ नाउ तो आपको सेपरेट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट of not paying excise duty on your bullion. Thank you, sir. And one more thing I just want to, it's a very, very hypothetical question. Is there any possibility that the government can change this circular before the recommendations of the committee are accepted? No, sir. That won't happen because the circular itself says till the recommendations of the committee are finalized and notified. तो ये कमेटी की जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये सर्कुलर बाइंडिंग है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, नोबडी कैन चैलेंज. थैंक यू. नहीं, 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हम लोग जब मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएट करते हैं, वन थिंग वी आर सीइंग कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात गवर्नमेंट करती है वो बहुत सीरियस है और जो ट्रैकिंग की बात करती है वो भी सीरियस है. मैं कुछ 2-3 ऐसी बातें आपको कहता हूँ कि जो शायद हम लोग नॉर्मली नहीं करते. जेटली से सब मिले तब हमने उनको एक सवाल किया था, पैन कार्ड के मैटर में मिले थे तब हमने सवाल किया था कि सर ये 2 लाख रुपए का जो बिजनेस हम लोग करते हैं हमारी इंडस्ट्री में तो ग्राहक पैसा लेके आता है, हम तो बिल बना के माल बेच देते हैं, तो हम तो 2 नंबर नहीं करते हैं. तो बोलते हैं वो आपकी बात सही है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं चेक लगाना है और आप लोग भी क्या है 10 लाख का माल बेचते 6 बिल नहीं बनाते. तो ये जो स्थिति है ना, ये सरकार की भी सोच है लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहती है. ये बात इंटेंशन आपको समझ में आता है. आप देखिए ये सर्कुलर जो है ये पहली बार है कि पूरी एक इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग से हटा के वैट बिल देने की एक्चुअली सर्कुलर में कोशिश की है. और जब एक इंडस्ट्री का हर मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मीटिंग में बोल रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं, प्रेस में बोल रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो सर्कुलर चेंज करके सडनली आपको हमारी को उनके साथ दुश्मनी थोड़ी है.
तो ये एक थोड़ा सा, और अगर हमारी सरकार पे अगर हमें भरोसा नहीं है, कल अगर सरकार ही बदल जाएगी तो फिर हम इस देश में रहते हैं उसका हम क्या कर सकेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम वो कभी कभी बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, जो उन्होंने इनकम टैक्स में हमको बताया, आप रिफंड का देख लीजिए कितना आसान हो गया है। अगर आप देखने को जाए तो उन्होंने अभी कहा कि वो स्क्रूटनी के लिए भी चेंज कर रहे हैं। अब आपका स्क्रूटनी के लिए एक ऑफिसर नहीं होगा, आने वाले 6 महीने में चेंज आ रहा है। स्क्रूटनी कोई ऑफिसर निकालेगा, रिप्लाई को दूसरा ऑफिसर के पास जाएगा, रैंडमली ऑर्डर को तीसरा ऑफिसर करेगा। तो ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये अच्छी चीजें उनके लिए है जो सही ढंग से काम करते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से नहीं किया तो हमारे लिए पुरानी सिस्टम अच्छी है, एक ही ऑफिसर है, पटा लिया काम करते हैं। देखो दोस्तों, मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूँ। जेपी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंटरेक्ट किया है, जेपी से किया, अमित शाह से किया, और ये दोनों ही मेंबर है, पीयूष गोयल के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुझे आने वाले 3 सालों में हिंदुस्तान में वो सिस्टम लानी है कि अगर एक आदमी न्यूयॉर्क के स्टारबक्स कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीता है तो मुझे रियल टाइम में ये मालूम होना चाहिए कि वो कैपेचिनो पी रहा है, कैफे लाटे पी रहा है या एस्प्रेसो पी रहा है। और आपको बोल देता हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से आधार कार्ड यूज हो रहा है, आपकी जो गैस की सब्सिडी जिस तरह से लिंक हो रही है, जिस तरह से आपके पासपोर्ट के नंबर से आप कहीं भी फॉरेन जा रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ट्रैक कर रहा है, जिस तरह से आपके मोबाइल से आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है, ये सिस्टम आज की तारीख में इस टेक्निकल युग में इम्पॉसिबल नहीं है। उनका एक ही कहना है कि सर आपके पास 2-3 साल का समय है, आप धीरे धीरे सिस्टम में आ जाइए, आपके लिए और हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो आप सिस्टम के बाहर रहेंगे तो फिर आपको बिजनेस से बाहर होना पड़ेगा। ये उनका इनडायरेक्ट फॉर्म है। ये आपको स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि हमको भी अब सिस्टम में आना चाहिए। आप ब्लैक मनी का मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, देख लीजिए प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी कितनी कम हो गई है। अब वो गोल्ड में भी कम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट नहीं हो, बहुत सी चीजें उसमें यहाँ पे आने वाली है। तो स्लोली हम लोग इस माइंडसेट में आ जाना चाहिए कि जितना हम लोग व्यवस्थित ढंग से काम करें, हमको कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज नहीं तकलीफ देंगे। और अगर हम लोग व्यवस्थित नहीं होंगे तो जिस तरह के रैंडम सिस्टम लेकर आ रहे हैं स्क्रूटनी में, तो हमको कितनी तकलीफ होगी इसकी आप कल्पना लगा सकते हैं कि आप किस ऑफिसर से बात करेंगे वो आपको पता नहीं है। तो ये बात है। दूसरा क्वेश्चन कौन इसका था? यस सर, उनसे लीजिए सर। हेलो। ओके, उनके बाद आप लेंगे। सर, आई एम विनीत राठौड़ फ्रॉम जेके ट्वेल्स दादर। 3-4 रैंडम क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एक्साइज। पहले तो हमें कितने बिल बनाने पड़ेंगे? लाइक एक्साइज में 3 बिल बनाने हैं, तो हमें भी एज ए ज्वेलर 3 बिल बनाने हैं। फर्स्ट इज दैट। देन एक्साइज और वैट के लिए हमें इंडिविजुअली अलग-अलग बिल बनाना है कि एक ही बिल में काम हो जाएगा? फिर जब बिल बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख, अगर आपको एक आंसर करना है तो फिर I think I'll answer the first question. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्साइज में मुझे कितनी कॉपी बनानी है बिल की। I think that is the most precise question. ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। अभी जो करंट रूल है, जो रूल 11 बोलता है, उसके अनुसार तो आपको 3 कॉपी बनवानी है। फर्स्ट कॉपी होती है ओरिजिनल फॉर अकाउंट्स के लिए होता है। सेकंड कॉपी रस्ते के लिए होती है कि ट्रांसपोर्ट में अगर माल जा रहा है या कुरियर में जा रहा है उसके साथ होता है। और तीसरी कॉपी आपकी फाइल में रहती है जो आपके पास रहेगी। So this is the existing rule 11 which says that आपको 3 कॉपी बनानी है। लेकिन इसमें मेरा एक है सर, इसमें मेरा सही है कि जब वो वेट की बात कर रहे हैं कि वेट के रिकॉर्ड पे काम करना है, तो वेट के रिकॉर्ड में हम डुप्लीकेट नहीं मेंटेन करते। नहीं, वो ठीक है सर, मैं समझ गया। इट इज समथिंग लाइक कि एक कॉपी आपको एक्स्ट्रा प्रिंट लेना है और तो कुछ नहीं करना है सर इसमें। नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर जिनके पास है, मैनुअल कर रहे हैं उनकी मैंने सर जस्ट आपका डालना है सर, हो जाएगा। नहीं, ये बात जो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से उनको 3 कॉपी रखनी है, ये बात एग्जिस्टिंग लॉ है। लेकिन ये जो सर्कुलर है ना, वो सर्कुलर आपको बहुत लिबर्टी देता है। आपको अभी बता देता हूँ, डेफिनेटली ये लिबर्टी ये देता है कि आपने 3 रखी है, 2 रखी है या 1 रखी है, आएगा कौन आपके पास? कोई आएगा नहीं, क्योंकि एसेंशियल गवर्नमेंट ने दिया है। और आपको कितनी कॉपी रखनी है वो स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द कमिटी में है। यानी हम ये प्ली दे सकते हैं कल कि बिकॉज देयर इज नो क्लियरिटी, हमने नहीं रखी है। तो आपके पास
अगर आप 3 कॉपी रख सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि अगर रख सकते हो रख देना है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली रिटेल का बिजनेस करते हैं, कोई हमारा स्टॉक ऐसे यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वैसे भी हम लोग अगर कारीगर के पास बेचते हैं, बीआईएस में बेचते हैं, तो वाउचर तो हम बनाते ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम वाउचर नहीं बनाते हैं। 2 कॉपी या 3 कॉपी जो भी आप बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड है जहाँ तक, लेकिन ये क्लियरिटी बहुत से डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है तो उसके साथ एक क्लियरिटी और है कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर और मैं इलॉबरेट करना चाहूँगा कि एक्साइज में फ्रॉम द 2002 के जो रूल्स है उसके अनुसार आपको कोई भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, कि जैसे आपको फलाना रजिस्टर मेंटेन करना है, वो पहले से प्रोविजन है आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं, सब इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, यू डोंट हैव टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स पहले जैसे कि बुक थे RB 23 या 57 AG या वो सब उन्होंने हटा दिया। उन्होंने सिंपल चीज बोला कि आप आपका रिकॉर्ड रखिए, आपको सिर्फ प्रूव करना है माल आया, माल बनाया, माल बिक गया और ड्यूटी बनाया। आप कोई भी वे में रिकॉर्ड रखिए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको पर्टिकुलर फॉर्म बनाना है या चलन बनाना है या ऐसे ही आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो हर एक इंडस्ट्री के लिए। इट इज नॉट फॉर ज्वेलरी बट फॉर प्लास्टिक, केमिकल्स, कोई भी इंडस्ट्री। लेकिन भाई जी एक सवाल यहाँ पे यही आता है कि जब बोलते हैं कि मुझे ड्यूटी वैट के ऊपर भरनी है, तो माल बनाना, माल रिकॉर्ड्स की जरूरत है? ऐसा नहीं बोला गया है कि ड्यूटी वैट के ऊपर चाहिए। उन्होंने बोला कि जो आपके वैट के रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो हम उसे अपना लेंगे, ड्यूटी उसे मैन्युफैक्चरिंग पे भरनी है। उन्होंने क्या बोला है कि आप जो वैट के रिकॉर्ड बनाते हो वो हम अपना लेंगे, क्योंकि आपने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर बना दिया। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर बना दिया है। ओके, अभी मैं मैन्युफैक्चर हूँ और मेरा शोरूम भी है। हाँ। तो मैं पहले मेरा गुड्स मैन्युफैक्चर करके शोरूम में भेजूंगा, तो इन दैट केस मुझे दोनों बनाना पड़ेगा, एक एक्साइज इनवॉइस और वैट इनवॉइस, दोनों के एक ही इनवॉइस में चल जाएगा जब डायरेक्ट सेल होगा? तो नहीं, आपको 2 इनवॉइस बनवाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम योर वर्कशॉप या फैक्ट्री से शोरूम पे, और जब आपके कस्टमर को फाइनल ये बेचोगे तभी आपको सिर्फ वैट इनवॉइस जाएगा। तो आपने ऑलरेडी एक बार ड्यूटी भर दी है तो फर्स्ट सेल इनवॉइस आपका कंसेप्ट आ गया, तो आपको फिर से द प्राइस एट व्हिच यू सेल फ्रॉम द शोरूम उसका सिर्फ ड्यूटी बनना है। ये इंटर ट्रांसफर है, ये इंटर ट्रांसफर है। तो आपको ड्यूटी कौन करेगा? ड्यूटी सेल्फ भरेंगे। जैसे कि इनकी जो शोरूम है ABC ज्वेलर्स विल पे ज्वेलर प्रिपेयर सेल्फ इनवॉइस एंड विल पे दैट ड्यूटी। प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बाद में। प्रोडक्ट कॉस्ट यू कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर आल्सो। द सेल्स इनवॉइस भी आएगा, आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हो, उतना प्राइसिंग वो हिसाब से आएगा। इसमें जो क्लैरिटी का नहीं है ना सर, फर्स्ट इनवॉइस तो रेज ही नहीं करेगा, बिकॉज़ इट विल बी अ ट्रांसफर वाउचर, स्टॉक ट्रांसफर। एक एक्साइज रूल ऐसा है कि अगर आप आपके प्रीमाइस से अगर माल बाहर निकालते हो तो आपको ड्यूटी भरना है, इनवॉइस भरना है। आप उसको सेल इनवॉइस नाम दे दो या ट्रांसफर इनवॉइस दे दो या कुछ भी नाम दे दो, इट इज एन एक्साइज, बट यू हैव टू पे द तो ड्यूटी। कोई स्टोर के लिए वो एक्सेस पेड गुड्स हो, ड्यूटी पेड गुड्स और ड्यूटी पेड ड्यूटी पेड। आपको फर्स्ट इनवॉइस में हमने टैक्स भरने के बाद हम कस्टमर से वो ले सकते हैं। आप अलग से चार्ज करके तो नहीं ले सकते हो, वो ऐड बैक यू आर। अगर आपका फर्स्ट इनवॉइस पे आपने एक्सेस पे किया है तो उस पे ले सकते हैं, लेकिन सेकंड पे नहीं ले सकते। दैट इज सम कंक्लूजन हैज गिवन, आई डोंट नो। यू आर राइट, सेकंड इनवॉइस पे नहीं ले सकते, तो सेकंड इनवॉइस पे डेफिनेटली वो चार्ज नहीं करेंगे अलग से एक्सेस। रिफ्लेक्ट होते हैं। बट देन जो भी आपका प्राइस आता है उसमें आप ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी फर्स्ट इनवॉइस तो फर्स्ट इनवॉइस किसके साथ? सेल्फ के नाम पे बिल बनेगा। ABC ज्वेलर्स मान लो एड्रेस जुड़ेगा हुआ है और शोरूम दादर है, तो ABC बोलेगा वो ABC Now we have to recommend the committee to consider this point also. To be तो इस वर्ष से इनवॉइस को डेफिनेटली वो क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम तो है कि वर्कशॉप से शोरूम जा रहा है या और कहीं जगह जा रहा है, तो हमें क्या करना है? तो उस पे क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। Sir, if I'm making only one bill, okay, say 100 grams at 30,000 rate, 3 lakh rupees. Right. So first I have to charge excise 1% and then VAT 1.2%. So 1% excise on 3 lakh will be 3 lakh 3,000. Okay. And on 3 lakh 3,000 I have to charge 1.2%. Perfect. That is how it is supposed to be. Yeah, on the sub total you have to pay. Because that is over the excess. Okay, we were just discussing about the turnover issue.
in case of the turnover, if there is some repairing that happens to be considered as manufacturing. Right. So that manufacturing which takes place, say for example, if I get a 50 gram Mangalsutra, Okay. that gets fed into 52 grams and I return it back to the client. Right. So the turnover will be calculated after including that 52 gram value or only 100 gram value. Exactly. That is something for which we need a clarification. As per the current law, the entire 52 grams will be calculated. But I think if we go for a VAT mechanism, we are thinking that only differential has to be taken into consideration. So only the 2 grams should be taken, so that can also be. But that is not finalized for Possibly, I tell you, friends, the team is actually working on the valuation process. Possibly हम लोग को ऐसा लगे। जहाँ तक मेरी आज बात हुई है, आज भी बात हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के जितने भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं ना, वो सब सवाल अपने नेगोशिएशन की टीम के पास है और दे आर वर्किंग ऑन दिस। ये मेजर इशू है बिकॉज मेजोरिटी हमारी ज्वेलरी के अंदर लोग होलसेल वाले बैग लेके भी जाते हैं, माल बेचते हैं, माल लेके आते हैं, तो वो क्लेरिफिकेशन तो बहुत जरूरी है क्योंकि रिटेल को शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर में बहुत से चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो, Right. Okay. Distant location. Yeah, distant location. सर माइक दे दो उनको, माइक क्या बोल रहे हैं? माइक वो जो बोल रहे पॉइंट इसको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। You just have to repeat your question. Suppose the manufacturing and the retailing is from the same premises. Right. So what will be the status? Because you have said Goregaon is the manufacturing and Dadar is the. If it is at the same premise, then there is no issue of any stock transfer. आप Exactly. जहाँ पे बनाते हो, जहाँ पे माल आपका शोरूम है, वहीं पे अगर आप माल बनाते हो, तो फिर आपका प्लेस ऑफ रिमूवल वही हो गया आपका शॉप। तो फिर तो आपको कोई एक्साइज ड्यूटी भरने की जरूरत। एक्साइज ड्यूटी परहैप्स यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। आपने किसी के लिए बैंगल बना दिए, आपके शोरूम में रख दिए और फिर वो रिटेलर लेने के लिए आ गया, तो आप तो जब वो लेने को आएगा तभी बिल बनाओगे ना, आपको फिर सेल्फ बनाने की जरूरत ही नहीं है। चूंकि इनका लोकेशन डिफरेंट है, गोरेगांव से लेके दादर तक उनको मूवमेंट करना है, तो इट इज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड प्रीमाइस दैट द गुड्स आर गोइंग एंड सो ही हैज टू प्रिपेयर एन इनवॉइस, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी उसमें एक सवाल है, हाँ, एक्साइज लॉ के अंदर ये है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे रिटेल नहीं हो सकता। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे रिटेल, इसके लिए तो सर उनको आंसर बताया गया ना कि D3 का जो मैंने बताया कि गुड्स रिटर्न वापस आ गया, ड्यूटी पेड स्टॉक है, तो सब क्या करें? सेम प्रीमाइसेस से तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है, ट्रेडिंग अलाउड है। But then that the government will come out with So something for that that. is, see, I'll tell you one thing, friend. ये बहुत सी चीजें हैं, बिकॉज आपको अभी बता देता हूँ कि एक्साइज का जो एक्ट है, वो हमारी इस इंडस्ट्री के लायक है ही नहीं, ये सभी हम लोग जानते हैं, ये गवर्नमेंट भी मान रही है। तो ये बहुत सी चीजों का क्लेरिफिकेशन आने वाले 2-4-5 दिन में आ जाएगा। आप हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी आपके सवाल हमको दीजिए क्योंकि हम लोग उनको लिख रहे हैं। अभी एक सवाल, no, we have already recording everything. Yeah, we are recording everything because writing will be so fast. Writing is not possible. Yeah. Next. Hello, I am a retailer from Santa Cruz. Okay. I just want to know that we purchase gold from wholesale market. Okay. We are not manufacturer. So he will charge 1% excise because he is a manufacturer. You are buying bullion from the market? No, only ornaments we buy, Okay. and we are retailer. Right. So my question is that he will put 1% excise because he is a manufacturer. Perfect. What will be our position on excise? You did not charge excise duty के लिए, आपका तो trading goods हो गया ना, तो But उसके- we have to pay to him. You definitely have to pay to him. कोई तो charge करेगा तो किसी को भरना तो पड़ेगा ही। Yeah, we have to, हाँ, and we have not to show anything in our accounts. नहीं, it will be a part of your expense, आपके cost में add हो जाएगा। Cost में रहेगा, not on sales. Nothing on sales we have to show. You cannot charge to your customer. because Yeah, we you are are not charging. Yeah, that is fine. And what about the hallmarking when the goods are going out of the shop? We are under 6 crore and we are not manufacturing.
अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ही नहीं तो हॉल मार्किंग के लिए या एग्जीबिशन के लिए किसी के लिए भी जावे, आपको कोई एक्साइज के दायरे में आप आते ही नहीं हो, नहीं आते वही। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। थैंक यू, यू आर अ प्योर रिटेलर। थैंक यू। Ornaments, one purchase from other wholesalers and one we manufacture. Right. And when we go to customer, he buys some from the purchased and some from the manufacturer. So at the end of, we don't can bifurcate okay, how much stock we are there is of the manufactured ornaments or purchased ornaments, and how will we distinguish? वो तो आपको ही डिस्टिंग्विश करना है। अगर आपको बेनिफिट चाहिए कि आप ट्रेडिंग के ऊपर एक्साइज ना भरे, तो आपको उसको रिकॉर्ड तो डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। That is in future. Till to date, when we go to customer, he will buy anything from manufacturer also as well as from the traded also. Till today, we have already told that you take a certificate from the chartered accountant that this is a trading stock, this is a manufacturing stock, and that will be accepted. So कोई challenge नहीं करेंगे। Okay. वो Then पक्का। suppose we have some kilos of manufacturing stock. If we sell that will first sell for us. Sorry? Suppose we have certain kilogram of manufacturing stock. Right. Definitely mention. अगर आपका turnover यही है कि आने वाले कुछ टाइम में अपना सोने का भाव बढ़ा लीजिए और आप जितना भी सेल करते हो उस पर एक्सेल कर दीजिए। आप कोई नया रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये एक साल एक महीने भर के आप तब तक बहुत से क्लेरिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर वो थोड़ा सा भी हमको अलग रखना है तो आपकी चॉइस है। आपका जो लोकेशन का इशू था, तो अगर मैं मेरे एक्साइज रजिस्ट्रेशन में इफ आई डिक्लेयर ऑल लोकेशंस, then perhaps the internal transfer will not be taxable. Absolutely right. तो फिर जो फाइनल सेल होगा उसी वक्त उसके ऊपर टैक्स लगेगा। There is one good thing जो ज्वेलरी सेक्टर को फर्स्ट टाइम किया गया है in the history of excise कि they have given an option of centralized registration. So normally मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, उसके 5-6 शोरूम से, जिसे ऑर्गेनाइज आई थिंक सेक्टर में बहुत होता है, they have one centralized manufacturing and multiple showrooms. So they can take a centralized registration and any movement of the goods from that वर्कशॉप टू द शोरूम इट विल नॉट बी चार्जेबल। फाइनली तो वर्कशॉप से ही होता है। और अगर मैं दूसरी तरफ सेम चीज को देखता हूँ कि मैं एक ही जगह मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करके डिक्लेयर करता हूँ, तो वहाँ से जो माल निकलेगा और जो 1 मार्च के बाद निकलेगा उसी के ऊपर एक्साइज लगेगी। तो जो मेरा माल ऑलरेडी शोरूम पहुंच चुका है 29 तारीख को, फिर उसके ऊपर एक्साइज नहीं लगेगी। दैट इज राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि सर आप कैसे रजिस्ट्रेशन लेते हो और कैसे डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट को देते हो। आपने बोला कि इफ यू आर डिक्लेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइस एज अ वर्कशॉप, तो ऑल द गुड्स व्हिच आर लाइंग ऑन 29th of Feb at your showroom will not be chargeable to excise duty. You will have already a factor से निकल चुके हैं। So it all depends on how what type of registration you are doing. It's a very technical thing. So now you need an expert to say your tax. Okay, this one question from him. Well, this is Sanjay Jain from Manoj Ornaments Private Limited. I'm into a lot of segments, so I have some few questions. I am into exports, retail, and as well as wholesale in B2B. My first question would be, how would you value the manufacturing? Because when we do manufacturing, we do issue receipt, we never write the value. Like what is the gold value, or what is the diamond value, or what is the color stone value when we manufacture. So when we want to evaluate and give these details to our chartered accountant, so how would you value? Is it the sales value, or you do that would be the valuation to do the manufacturing stock valuation, or how would you value it? That's my first question. Sir, how do you put profit and loss account? आपका valuation आप कैसे करते हो? When you have finalized your account. It's FIFO method or it's average out method. It's FIFO method which is widely accepted even by the income tax and everything. It's a FIFO method, right? So the valuation of the stocks, sir, वो हमें चाहिए नहीं, वो किसी ने मांगा ही नहीं आपसे। Well, we need to declare manufactured stock of 1415 or 1516. In excise, please try to understand. We have nothing to do with the valuation of the stock. We need the quantity of the stock. एक्साइज को जो डिक्लेयर करना है वो आपको स्टॉक की क्वांटिटी डिक्लेयर करनी है कि 29 फेब को मेरे पास कितना क्वांटिटी ऑफ स्टॉक था। मुझे वैल्यूएशन से लेना देना नहीं है, मुझे तो क्वांटिटी के ऊपर। फिर वो 6 करोड़ और 12 करोड़ कैसे डिक्लेयर एग्जीबिशन, which I just came to know that for exhibition. So we participate in various international shows. We take almost complete merchandise and उसकी क्रेडिट वापस नहीं मिलेगी एक्साइज की। और इंटरनेशनल ये जो हम एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं ये हम लोकल की बात। We have 2 major exhibitions as a manufacturer in India as well.
So as of now, there is no provision in the law which gives you an exemption from that. There was a similar issue which was raised in 2011 for ready-made garments. उनको गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना के दे दिया कि अगर आप एग्जीबिशन के लिए माल बेचते हो तो यू टेक अ परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर 21 डेज के लिए, आपको उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पड़ेगी। तो वी आर वर्किंग ऑन द सेम लाइंस के ऐसा ही प्रोविजन इवन ज्वेलरी सेक्टर को भी दे दिया जाए कि वी शुड बी अलाउड कि हम लोग एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट या अप्रूवल के लिए माल चाह रहा है तो हमें कोई पर्टिकुलर डेज का टाइम लिमिट मिल जाए कि हमें उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ना भरनी पड़े। So I think this is something which has to be clarified by the government. So as of now, if the goods are going for You exhibition have to pay duty. and we won't get that credit back again. If you are paying You can 1%, apply with the department. you can write a letter to the commissioner and if he approves Normally they the... will clarify something, Right, right. or otherwise they will get the clarification from CBC. See, Sir, next question would be related to central excise implied on import of jewelry, which is 12.5% CBD, yeah. CBD. Yeah. Now, in certain cases, the goods have been imported and they are re-exported. Okay. Like their amount is being purchased, they've been studied and selling back. Okay. Is there any provision to get a credit of that? There is a provision in the customs whereby you can make an application in the bond and if you are going to re-export within 6 months, तो आपको CBD नहीं करनी, it is an exception. You have to make an application with the customs. आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है कि हम अगर ये goods import करते हैं and we are going to re-export it, तो आपको 12.5% CBD नहीं लगाएंगे. I had just spoken with GJPC as well, the Jitarani madam. She told that there is a separate provision where you can import the companies as a 2% clause and you can re-export it. So is that same what you are saying or something else? That is allowed, but अगर आप ड्यूटी भरोगे क्यों? अगर आपको ऐसा प्रोविजन है कि आपको ड्यूटी भरनी नहीं पड़े, तो I think that would be a more better option. But for that you have to make an application with the customs. We know that procedure. Yeah. Sir, the other question is, when we bring the goods from the manufacturing segment to the end retail, in our industry we have a clause, it's not a clause, but it's a general trade that 10 to 15% of our stocks are non-moving stocks, which we as a jeweler at a retail do melt in a year or 2 years time, differs from various retail. Right. So that duty which we have paid, excise duty on that product, Right. can we get a credit back when we remanufacture that product? Credit is not allowed. If you भरते हो तो then you can claim a credit. But if you are paying 1%, as of now there is no provision to take credit. Okay, so we have to pay 1% and that's all. Yeah. See, you have to understand one thing. हमारी प्रॉब्लम जब तक सामने आएगी तब तक उसके क्लेम नहीं कर सकते. That you have to understand. Next. There won't be any search and seizure. Right. So currently I am trading and as a wholesaler, I travel from Mumbai to Chhattisgarh. Okay. And excise duty is not applicable to me as per the turnover limits. So is there any possible for any excise officer inquiring or any questioning or any search? Is there any possible due to the current tenure unless the recommendations of committee comes? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो फियर है कि मेरा माल anybody or to seize the stock. अगर ये सर्कुलर नहीं भी आता था, तो अगर मुझे किसी को अरेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूटी इवेजन और द ड्यूटी लायबिलिटी शुड बी मोर देन 1 करोड़. उसके पहले अरेस्ट प्रोविजन ही नहीं है. कानून में सेंट्रल एक्साइज लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि 1 करोड़ से कम ड्यूटी हो तो कोई अरेस्ट करे. मान लो कि 1 करोड़ से ऊपर ड्यूटी है तो भी प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का रिटर्न लेटर होना चाहिए कि मैं आपको अरेस्ट करूं. As far as your question is concerned that is this circular binding, so I have already answered कि उसकी legal validity है, आपको कोई stop नहीं करेगा. अगर किसी ने कर लिया और अगर आपने हेल्पलाइन नंबर पे उसका नाम दे दिया तो उसका नौकरी चला जाएगा, ये पक्का है. तो सर ऐसे जनरल इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी, सर्च और प्रोसिक्यूशन सर आगे का होगा. जनरल इंक्वायरी तो ऐसा है कि सपोज इफ यू आर ड्राइविंग ए कार और आपको हवालदार बोलता है साइड में आ जाओ लाइसेंस दिखाओ, तो दैट्स अ जनरल इंक्वायरी. बट इफ यू शो अ लाइसेंस तो वो चलेगा. So that's it. So by traveling with generally like a traveling voucher and all the documents. So that should suffice. Definitely you need to prepare some document when you are traveling. आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो कि मैं कुछ भी यहाँ बना हुआ मुझे कोई टेस्ट ना करे. So that's what we generally like a traveling voucher and other required documents. So that's fine. But I think once the recommendation of the committee are out, then you have to prepare the documents as per what the committee says.
Now can you just please guide me? If I'm sending my product line to the different state and then partly the product at the other state and again come back to my Chennai and again I give for the further production this thing. Right. So how the part of my excise will lay in the partly Right. So when done at different locations and that to part process, what you can do is you can take other units you can consider as a job work unit, and where the final product is being manufactured, that would perhaps be the place where you are liable to pay the excise duty. Say for example, if you are manufacturing say Bangle, the raw form is being manufactured at location number 1, then it goes to location number 2 for some process, and finally it comes to location number 3 where it is the finished product. So it is the location number 3 from where you need to discharge your duty. 1 and 2 पे आपको सिर्फ आपका चालान घुमाना है, 12AA or whatever be the you are using today, issue vouchers or whatever chalan, you can use that. Thank you very much. Yeah. Complete ornaments, they're manufacturing semi-finished products like Okay. wire, shoulders. Right. So how does this excise? It is exempt. It is complete wires with Imported and starting customs, asking for 12.5% CVD. Generally, if goods are exempted, they should not ask for excise duty. Sorry, I'm not. In customs, they are imported, and they are asking for 12.5% excise duty over the custom duty. Hey, what are you? Is a part of jewelry. जो आपके पेज वगैरह आप जो बोलते हो, उसके ऊपर तो है ना, it's a part of jewelry, so it is taxable. So you try to understand one thing. Customs में जो rate of duty होता है, that is being aligned internationally, HSN code के हिसाब से. तो जो HSN code customs में लगता है, वही excise का लगता है. Most of the products where there is CVD, there is excise. Unless and until there is a requirement कि make in India को promote करना है, तो import पे duty लगाओ, तो local को exempt करो. बाकी जो ड्यूटी आपको वहां पे सीवीडी लगती है वो यहाँ पे एक्साइज लगेगी. Filings are a part of jewelry and they are taxable. You have to pay 1%. We are making filings also, and we are making semi-finished products also like tubes and sheets and wire. Sheets, wires, they are exempt. If you are manufacturing, there is a specific exemption for that till rate of duty. But filings, if it is a part of jewelry, that is taxable. Excellent. Even for imports, we have to pay. And why not 1% we have? If they are ready to pay 1%. This again that same concept of making India. अगर आप domestic बनाते हो तो आपको एक benefit है, अगर आप import करते हो तो नहीं है. So we have to pay 12%. 12%. You can perhaps take credit on other. 14 and 15, 15 and 16. As per your this stock statement, we have to take it from our chartered accountant. Right. And if it is not coming under excise net, Right. but for this year, if suppose we may be crossing limit, we do not know. Okay. It is only we have to think and we have to. Perfect. So So after in that case, suppose we are taking excise number, Right. and subsequently, हाँ. if we are not crossing the limit, then what will be? नहीं मतलब आपका ऐसा कहना है कि आपका नहीं है. Can we give declaration that we have not crossed limit? No, you cannot claim a refund of that excise tax. Okay. नोटिफिकेशन में ऑप्शन ऐसा है कि एक बार अगर आपने ड्यूटी भरना चालू किया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो. तो अगर आपने ड्यूटी भरना स्टार्ट कर दिया है और आपका 6 करोड़ के नीचे ही टर्नओवर रहा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. Okay. Second, for diamond we have to send it for certification. Okay. Certification. Right. For certification, when we are sending out from our manufacturing unit, then we have to pay the excise On on loose diamonds there is no duty now. not those diamond, subsequent to manufacture. What value? Okay, so the entire jewelry you are sending for certification. Certification. The same thing like hallmarking which we told duty भरना पड़ेगा. If you are sending for certification और यही पर्पस एक बार ज्वेलरी बन जाता है और आपके प्रीमाइस से बाहर निकलता है तो आपको ड्यूटी भरना है. No, that clarification is available because sometimes it gives us a considered view of the trade body. Since we are selling the product we are not selling the product without the hallmark. It is unfinished. Because we consider after the hallmarking only my product is finished. So if it is unfinished, So we consider it unfinished product, so we don't. so then there is no requirement. So now here what stand we are taking and what reply we are taking. That is a very clear. अगर आप डायमंड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं तो हम बोले कि सर्टिफिकेट के बिना माल नहीं बेच रहे तो वो सर्टिफिकेट अलग है, लेकिन हॉलमार्किंग में वो इशू डिपेंड है कि वो ज्वेलरी के ऊपर मार्क होता है. Right. तो द डायमंड ज्वेलरी में अगर सर्टिफिकेशन भेजेंगे तो उसका व्यू ये लिया जाता है कि आपने उस स्टॉक को बाहर निकाला है, लेकिन हॉलमार्किंग में हम ये क्लेम ले सकते हैं कि हमारा अनफिनिश्ड है.
But Dinesh ji, if it is a mandatory requirement कि आपको certification की आवश्यकता है और बात की है, so till that time it will be semi-mandatory. Yeah, but it is not mandatory. The certification is not mandatory. So that is the one point. But I will tell you one thing. बहुत से clarification आए हैं, बहुत से clarification की जरूरत है. ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने जो लिखा है और बहुत से सवाल उसमें से ही आ रहे हैं लोगों के, तो वो पूरा का पूरा कंसिडर में जा रहा है. तो आई थिंक हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी भी हमारे पास समय है. ओके, और एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट से 15 सीजन का सर्टिफिकेट ले ले फॉर द स्टॉक एंड फॉर द वेटिंग. So in that case, if suppose we have a stock in the month of February और वही बात आज बेच रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटी आएगा. उसके बाद ड्यूटी आएगा. लेकिन अगर वो 6 करोड़ के अंदर आती है हमारा तो नहीं है. तो नहीं है, then we can sell without excise. Definitely. Yes. Okay, sir. Thank you. In the book. Yeah, there. I'm sorry, after that. Revision about this thing. 6 CR and 12 CR. There are some people who are saying, अगर आपका preceding year में 12 CR है, then only you have to consider the coming year का 6 CR का turnover, and then only you have to pay excise. Is it that? और समझो मैंने कभी 12 CR किया ही नहीं, पर ये साल मेरा 6 है, तो मुझे excise भरना है कि नहीं भरना? पहले तो ये सबसे first criteria that is important. You have to exclude trading, you have to exclude labor sales, you have to exclude sales return और export. इसके बाद अगर आपका टर्नओवर 12 करोड़ से कम है, तो ये साल में आपको 6 करोड़ मिलेगा. आप ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हो कि मेरा अगर मान लो हुआ ही नहीं है टर्नओवर, तो देयर इज नो एक्सेस. हाँ, मतलब 12 तो कभी समझो हुआ नहीं है, एक बात समझो. 12 अगर नहीं हुआ है तो 6 करोड़ तक की छूट है. 6 करोड़ के बाद तो भरना ही पड़ेगा. हाँ, मतलब 6 है तो भरना है ही है ना. आगे तो 12 नहीं. Then 12 is money. If your manufacturing turnover is 6 CR, जो आपने मैन्युफैक्चर करके बेचा है, राइट, वो माल 6 CR का वैल्यू पे पहुंच गया, तो आपको एक्साइज रजिस्टर करके भरना है 6 करोड़ की बात. अबाउट द वैल्यू ऑफ 6 CR. Yes. तो देन वो 12 CR का स्लैब क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है. If it is a 15 crore, हाँ. then If it is 6 crore is there. If it is 15 crore तो जीरो से भरना है. So zero. So you have to pay more. उनका क्वेश्चन क्या है कि लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर था मान लो 9 करोड़ और ये साल मान लो मेरा टर्नओवर हो गया 6 करोड़, तो मेरा 12 करोड़ से तो कम ही था, तो वो बोल रहे कि हम लोग को पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा कि 6 करोड़ के बाद भरना है. डेफिनेटली 6 करोड़ का भरना है. नहीं, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है. तो होता है अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ है, हाँ, तो आपको एक्सेस में 6 करोड़ मिलेगा या पूरे 20 करोड़ का भरना है? 20 करोड़ टर्नओवर है आपका पिछले साल का, तो आपको जीरो से भरना है. Zero sir. So the exemption is only till 12 crore. If you are going for 12.1 crore, you have to pay for zero. 12 करोड़ आपको पिछले साल का भरना है. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी 16-17 में आ गए, तो आपको 15-16 का टर्नओवर है. 15-16 का टर्नओवर अगर 12 करोड़ से नीचे है तो मुझे 6 करोड़ मिलेगा, और 12 करोड़ से ऊपर है तो मुझे जीरो से भरना है. मैं ये मान रहा हूँ कि आपका 15-16 में 6 करोड़ के नीचे है, 12 करोड़ के नीचे है, तो मुझे 16-17 में 6 करोड़ अगर मेरा बिजनेस 20 करोड़ है तो भी मुझे 6 करोड़ एग्जेम्पशन मिलेगा. मिलेगा. यू विल गेट वन टाइम, बट आप मान लो नेक्स्ट ईयर में आगे प्रीसीडिंग ईयर का जो आपका टर्नओवर है, वो आपको ये वन टाइम एग्जेम्पशन के लिए काम आ रहा है. इट इज ऑलवेज यू हैव टू लुक द प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर फॉर टू क्लेम एग्जेम्पशन इन द करंट ईयर. Thank you. Can I have the mic here, please? Okay. I want to start with what will be my first step. Should I see my turnover first? Okay. Manufacturing and trading. I have to bifurcate that. Right. Okay. According to CA, means they will consider what I have given bullion and given to my karigars or workshops. That will be considered first. नहीं, फर्स्ट थिंग व्हेन यू वांट टू टर्नओवर देखना पड़ेगा. मेरा पिछले साल का टर्नओवर कितना था, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कितना था, ट्रेडिंग कितना था. ओके. मैन्युफैक्चरिंग अगर 12 करोड़ के ऊपर है तो जीरो से करना है, 12 करोड़ के नीचे है तो 6 करोड़ की छूट मिलेगी. Okay. दिस इज समथिंग हाउ यू टू स्टार्ट. And second step means in this year, what I have to adopt the process. Can I adopt the trading process? Means I will take chains from chain and chain and sell it. It's simple, or I have to. That is something which is related. काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो एक्साइज से रिलेटेड नहीं है. Because we are retailer, we are not doing manufacturing. सॉरी, यू आर रिटेलर. तो आप जहाँ से भी स्टॉक बाई करोगे, वहाँ पे अभी या इफ यू आर बाइंग ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर या तो नहीं, उसके ऊपर या तो आपको ड्यूटी लग के आएगा. अगर आप ऐसे मैन्युफैक्चर से ले रहे हो जो 12 करोड़ के ऊपर टर्नओवर का, या तो आपको ड्यूटी नहीं लग के आएगा क्योंकि उसका टर्नओवर 12 करोड़ से नीचे रहो 6 करोड़.
Then you charge excise duty. And I will not. आपको कुछ नहीं करना है. Okay. Yeah. Simple. Simple. Thank you. See, if you are below 6 and we are buying the goods from him, then you and my sale is about 20 crores. Right. Do I require to pay? It is not required, sir. If you are buying from a person who is below, मतलब जो 6 करोड़ के नीचे है, उससे आप अगर goods करते हो, तो वो तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा, आपके लिए वो ट्रेडिंग हो गया. अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मालूम कैसे पड़ेगा कि वो 6 करोड़ के नीचे है या ऊपर है. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनवॉइस. आपके इनवॉइस के ऊपर अगर 6 करोड़ के नीचे हो, तो डिक्लेरेशन आना चाहिए कि exempted up to clearance value of 6 crore in terms of notification towards you. That declaration is required to have On all the that items, on all the items, yeah. all that is. Yeah, So that our responsibility is over. yes. Okay. Thanks. What I was supposed to ask today. Okay. That my question was, Right, I am not in the ambit of 6 crores, right, and I could sell my product. right, The retailer purchases from me, okay. but I have not paid any excise. Okay. So is the retailer or anyone coming in the excise? Look, see, first of all, your if वरना सामने वाले को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वो एक्साइज वाले से माल विदाउट एक्साइज का माल है तो सामने वाला रजिस्टर्ड है क्या? So if you are below 6 crore, you need to put that exemption declaration कि मैं 6 करोड़ के नीचे हूँ. और वो माल अगर रिटेलर में जाता है तो उसपे तो नहीं तो भी ड्यूटी भरना ही नहीं है. So no one is over here to be paid. No one is required. Then this clause is required to be retailer also. वो selling to customer. जो ट्रेडर है उसको तो आवश्यकता नहीं है ये डिक्लेरेशन की. It is only for the manufacturer who has to put this declaration. ट्रेडर को एक चीज करनी है कि उनको 2 सीरीज रखना पड़ेगा. एक ट्रेडिंग स्टॉक की सीरीज और एक मैन्युफैक्चरिंग सीरीज. कि वो आइडेंटिफाई होगा ये ट्रेडिंग का माल है. If you don't want to pay for the entire. If you want to pay, If you want to pay for entire, then it's okay. Next. Thank you.